जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज मैं आप लोगों की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाऊंगा, जिसको सुन करके आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आपके काने ऐसी कहानियां सुनने के लिए तरस जाती हैं। इस वजह से आज की कहानी का पूरा आप मजा लीजिएगा। तो कहानी है, एक बार की बात है, एक राजा जिसकी 7 बेटियां, सातों बेटियां बड़ी हो गई। उनकी कोई दूसरा कोई पुत्र नहीं था, बस राजा के वे 7 बेटियां ही थी। लेकिन जब सातों बेटियां बड़ी हो गई तो राजा के मन में विचार आया कि चलो आज हम अपनी बेटियों से कुछ पूछते हैं। राजा ने पहली बेटी को बुलाया और कहा, बेटी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, तुम मेरी बड़ी बेटी हो और अगर इजाजत हो तो मैं तुमसे कुछ पूछूं। बेटी ने कहा, पिताजी आप कुछ भी पूछिए, मैं जरूर उसका जवाब देंगे। राजा ने पूछा, बेटी तुम किसके भाग्य से खाती हो? पहली बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपके भाग्य से खाती हूँ, आपके सब कुछ दिया हुआ पहनती हूँ, सब कुछ आपका दिया हुआ करती हूँ, सब आपके भाग्य से खाती हूँ। राजा ने दूसरी बेटी को बुलाया, सेम वही क्वेश्चन, तुम किसके भाग्य से खाती हो? दूसरी बेटी ने भी वही कहा, पिताजी मैं आपके भाग्य से खाती हूँ। ऐसे करते करते तीसरी से भी पूछा, चौथी से भी पूछा, पांचवी छठी से भी पूछा। 6 के 6 बेटियां एक ही जवाब दिया कि पिताजी मैं आपके भाग्य से खाती हूँ। लेकिन जब छोटी बेटी की बारी आई तो राजा ने कहा कि तुम मेरी सबसे छोटी बेटी हो, तुम बेटी बताओ तुम किसके भाग्य से खाती हो? बस उस छोटी बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपके यहां रहती जरूर हूं, लेकिन मैं आपके भाग्य से नहीं खाती हूं। मैं भगवान के भाग्य से, भगवान का दिया हुआ खाती हूं और अपने भाग्य से खाती हूं। सब उन्हीं की महिमा है। मैं अपने भाग्य से खाती हूं और उनका दिया हुआ खाती हूं, सब भगवान की महिमा है। जैसी ये बात राजा सुनता है कि वो कहती कि मैं अपने भाग्य से खाती हूं, राजा को बहुत क्रोधित आता है। राजा क्रोध हो जाता है और कहता है कि चल देखते हैं कि मैं तू कैसे अपने भाग्य से खाती है, मैं तेरे को जंगल में छोड़वा देता हूं। बस वह तुरंत उसी वक्त शाम के समय में अपने सैनिकों को बुला करके राजा अपनी छोटी बेटी को ले जा करके जंगल में छोड़ने का आज्ञा दे देता है। बस सैनिक उस छोटी सी बेटी को ले जा करके जंगल में छोड़ आते हैं। सुनसान जंगल में बेचारी शुरुआत में बहुत ही उसको डर लगने लगता है कि रात का समय हो गया और इस जंगल में कोई जंगली जानवर कहीं कुछ मेरे ऊपर आक्रमण न कर दे। इसके वजह से वो लकड़ियों को इकट्ठा कुछ करने लगे ताकि रात के समय है, कुछ मैं अगर आग जला दूंगा तो शायद अगर कोई जानवर आएगा तो हम उससे बच सकेंगे। बस वह छोटी बेटी राजा की बस वह लकड़ी इकट्ठा करने लगे। लकड़ी इकट्ठा करते करते कुछ दूरी तक चली गई, लेकिन जब वो दूरी पर चली गई तो देखती है कि यहां पर एक जो चिराग जल रहा है और वहां पर एक झोपड़ी है। तो वह उस झोपड़ी के पास में जाती है। जब झोपड़ी के पास में जैसे ही नजदीक जाती है तो वहां पर किसी के खांसने की आवाज आती है और जैसे ही वह लड़की घर के अंदर अर्थात तो उस झोपड़ी के अंदर जाती तो उस घर में एक बहुत ही बूढ़ा बुजुर्ग इंसान रहता है। वह घर में जाती है तो देखती बहुत सारे सामान इधर उधर तितर बितर रहते हैं। वह लड़की समझती है कि बूढ़े बेचारे लाचार हैं, लेकिन इतने सुनसान जंगल में एक कैसे झोपड़ी बना के रहते हैं। वह जाती है और बिना पूछे ही सब कुछ जो है साफ सुथरा सब कुछ करने लगती है। बस उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि बेटी तुम इतनी सुनसान जंगल में इस रात के समय में तुम यहां पर कैसे है, तुम हो कौन? बस उस लड़की ने सारा का सारा वृत्तांत का सुनाया, अपने पिताजी के बारे में और अपनी 6 बहनों के बारे में सारा का सारा कहानी सुना दिया। बस उसके बाद हुआ क्या, उस बूढ़े ने कहा कि बेटी तुम अगर चाहो तो यहाँ पर जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, वैसे मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, तुम चाहो तो जब तक चाहे तब तक रह सकती है। वो लड़की को बिल्कुल ही वहां पर पनाह मिल गया। अब तो वो लड़की वहां पर रहने लगी। लेकिन 2-3 दिनों के बाद वहां पर वह रहते रहते उसको अच्छा भी लगने लगा। उस बूढ़े आदमी की सेवा करती, खातिरदारी करती, समय से खाना देती, घर को बिल्कुल ही साफ सुथरा। लेकिन एक दिन वह बूढ़े आदमी ने कहा कि देखो बेटी मेरे को
कहीं शहर जाना है, एक आध हफ्ता बाद मैं आऊंगा, कुछ काम है, अर्जेंट काम है, मेरे को किसी से मिलना है और मिल करके मैं वापस आऊंगा। और दरवाजे पर देखो एक बकरी है, उस बकरी का दूध निकालना और दूध पी लेना, और जो कुछ भी है सब सही सलामत से करना। बस वह तो चले गए। शाम का समय वह लड़की बकरी का दूध निकाली और दूध निकालने के बाद कुछ दूध अपने पी और एक कटोरे में दूध लेकर के बाहर रख देती है, ताकि अगर कोई भूखा प्यासा जानवर अगर इस रास्ते से गुजरेगा तो वह पी लेगा। सुबह होता है, वह लड़की जब जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलती है तो बाहर निकलती तो क्या देखती है? देखती है कि कटोरे में का दूध जो गायब है। कटोरे में का एक भी दूध नहीं है, लेकिन कटोरे के बगल में एक अमूल्य रत्न दिख रहा है, चमकता हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई डायमंड है, कोई हीरे जैसा दिख रहा है। बस वह लड़की पास में जाती है तो देखती है ये तो बिल्कुल ही डायमंड है, ये तो मणि जैसा लग रहा है। और पास में देखते कुछ सांप की निगारियां, सांप के निशान दिखाई देते हैं। उसको लगता है कि शायद सर्प जो है कुछ बहुत ही प्रसन्न होकर, इतना खुश, बहुत यदि प्यासा होगा जिसकी वजह से उसको दूध मिल गया और खुशी के मारे छोड़ करके चला गया होगा। एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी वह लड़की दूध रखती है, दूसरे दिन भी सुबह उसको ऐसे ही एक डायमंड मिलता है। ऐसे करते करते उसे लगातार 7 दिन मिलते हैं, 7 डायमंड हो जाते हैं। उसके पास 8वें दिन वह बूढ़ा व्यक्ति आता है। उस बूढ़े व्यक्ति से सारे के सारे का नाम कह देती है। उस लड़की ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि देखिए बाबा जी, मेरे पास 7 डायमंड वैसे मिले हैं, लेकिन इसमें से 3 डायमंड लीजिए और जाइए इसको मार्केट में बेच करके और ढेर सारे मजदूर, पूरा एक महल बनाने का व्यवस्था तक लेकर आइएगा। बस हुआ क्या, उस बूढ़े आदमी ने डायमंड को लेकर गया और बेच दिया, और बेचने के बाद उधर से ढेर सारे मजदूर और एक खूब आलीशान अच्छा सा महल उस जंगल में खड़ा करवाई। वहां का धीरे धीरे माहौल ठीक ठाक होने लगा। अब उसके पास काफी अच्छे खासे पैसे, घर जायदाद सब कुछ हो गए। अब उस लड़की का धीरे धीरे नाम होने लगा। अब तो कुछ लोग उसे शहजादी भी कहने लगे, रानी कहने लगे, कुछ लोग अलग अलग नाम से, बस क्योंकि उसके पास अब तो ढेर सारे जायदाद आ गए थे। उस लड़की ने उसी जंगल में धीरे धीरे कुछ पेड़ों को कटवा करके वहां पर लकड़ी का कारखाना भी रख दिया, ताकि जिससे कुछ गरीब लोगों का पालन पोषण कर सके, उनका सही से मजदूरी देती। बस उस लड़की का दूर दूर तक नाम होने लगा। बस अब तो वह रानी बन गई, लेकिन उसका अभी तक शादी नहीं हुआ था। लेकिन वह राजकुमारी काफी धनवान हो गई थी। जब काफी धनवान हो गए तो उसका दूर दूर तक नामो निशान पूरा फैल गया था। और यह खबर उसके पिताजी अर्थात उस राजा के पास पहुंचता है कि इस जंगल में कोई ऐसी राजकुमारी है कि जो बहुत ही, उसका नाम हो रहा है, बहुत ही शान शोहरत है, बहुत बड़ा महल है। इसको देखने के लिए वह राजा ने एक खत लिखा कि मैं इस नगर का राजा और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। इसने भी एक खत में लिखा, ठीक है आप आइएगा जरूर, लेकिन अपने साथ में जितनी सारी आपकी बेटियां हैं उन बेटियों को भी लेके जरूर आइएगा, तभी मैं मिलूंगी। उसने, राजा ने एक निश्चित समय निकाल करके उस राजकुमारी से मिलने के लिए अपने 6 बेटियों के साथ में आते हैं। जब 6 बेटियों के साथ में आते हैं तो राजकुमारी देखती है कि मेरे पिताजी मेरी 6 बहनों के साथ में आ गए। अंदर तो खुशी से फूला न समाया जाए कितने दिनों के बाद, लेकिन उस स्थिति को देख करके, उस स्थिति को सुन करके याद आता है कैसे मेरे को दीन स्थिति में जंगल में छोड़ करके चले गए थे। इस वजह से वह एक अच्छी सी खूब गहने, अच्छे खासे कपड़े पहन करके, लेकिन साड़ी पहनती है और साड़ी से पल्लू ढक लेती है। घुघुट काट करके, घुघुट निकाल करके अपने पिताजी के पास जाती है। कहती है कि जी बोलिए, मैं आ गई, आपको क्या मुझसे बात करनी है। उसने, राजा ने कहा कि मैं तो आया, मैं उस राजकुमारी से मिलने, अगर तुम ऐसे ही रहोगे घूंघट में तो मैं कैसे पहचानूंगा कौन हो तुम। और जैसा तुमने कहा था कि हम अपने 6 बेटियों के साथ में आए हैं, मेरी एक बेटी जो कहीं अपने भाग्य से खाते उसको मैंने जंगल में छोड़ दिया, बस इसलिए। लेकिन कहा ठीक है, मैं अपने
अभी कुछ समय बाद आपको अपना कपड़ा बदल करके कुछ सौ श्रृंगार करके आती हैं। बाकी वहां पर 6 जो बेटियां थी वह सोचती हैं अब तो ऑलरेडी इतना सज धज किया, या अब क्या और सजेगी धजेगी। महल में जाती है और महल के पीछे के रास्ते से वही जिस स्थिति में जंगल में छोड़ा था उसी प्रकार के कुछ कपड़े पहन करके धीरे धीरे लाचार स्थिति में जंगल के दूसरी तरफ से आती है। वह राजा उस लड़की को देखता है तो कहता है ये तो वही मेरी छोटी वाली बेटी है और अभी तक ये जीवित है। अरे मैंने तो सैनिकों से पता करवाया था कि वह मर चुकी है, लेकिन ये कैसे अभी को उसी स्थिति में। बहुत इसको घमंड था। उसके बाद से जैसे ही वह लड़की पास में आती है, अर्थात राजा की छोटी बेटी राजकुमारी जब पास में आती तो राजा ने तुरंत ताना मारना शुरू कर दिया। मेरे को पता था कि तुम इसी दीन स्थिति में रहोगी, तुम ऐसे फटियाल, तुम कह रही थी ना मैं अपने भाग्य से कहा, तो देख आज भी तुम्हारी स्थिति यही है। राजा ऐसे बहुत सारे कुछ कहा। उनकी बहनों ने भी बहुत सारे ताने मारे कि काश तू बोल दी होती कि मैं आपके भाग्य से खाती तो आज तेरी स्थिति ऐसी नहीं रहती। सब कुछ सुनने के बाद उस राजकुमारी ने, था राजा की सबसे छोटी, कहा पिताजी आपने हमको पहचाना नहीं, मैं वही राजकुमारी हूं जिस राजकुमारी से आप यहाँ पर मिलने के लिए आए। मैंने आपको वो दिन याद कराना चाहा कि आपने किस स्थिति में मेरे को छोड़ा था और मैंने कहा था कि मैं अपने भाग्य से खाती, और देखिए आज मैं अपने भाग्य से खाती हूँ जिसकी वजह से इतना बड़ा मैंने महल खड़ा कर दिया है। ये मेरा ही भाग्य कहा है। वह जैसे ही अब बोलती है बिल्कुल ही अचंभित हो जाते हैं उस राजा को, लेकिन विश्वास नहीं होता। तब तक वहां पर वह बूढ़ा व्यक्ति भी आ जाता है। बूढ़े बाबा कहते हैं कि हाँ ये वही लड़की है जो फटियाल स्थिति में यहाँ पर आई थी और इसी की वजह से इतना बड़ा आज महल खड़ा हुआ है। राजा और उसकी 6 बहनें बस उसके चरणों में गिर जाते हैं, लेकिन वह अपने पिता से कहती पिताजी जो आपको अपना घमंड था कि सब मेरे ही वजह से होता, सब कुछ मेरे कारण से होता, सब लोग मेरे भाग्य से खाते, ऐसा कुछ नहीं है। सब भगवान का दिया गया रहता है और सब लोग अपने किस्मत से खाते, अपने भाग्य का खाते, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। आपको जो घमंड था ये सब बेकार है। बस 6 बेटियों को पछतावा होने लगता, काश मैं भी बोली होती तो आज शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही अच्छा रहता और मैं जीवन में कुछ की होती। इसी वजह से सब लोग अपने भाग्य से खाते, कोई किसी दूसरे के भाग्य से नहीं खाता। जिसके अंदर ऐसी अगर भावना है कि हम उनके भाग्य से खाते हैं या हमारे वजह से हमारे भाग्य से सब लोग खाते, तो ऐसा बिल्कुल ही गलत है। आपका सोचे सब भगवान का दिया हुआ, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस वजह से कभी घमंड नहीं करना।